हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन का 5th लेक्चर। कल एक छोटी सी गलती हो गई थी, मैंने 3rd लेक्चर बोला था जबकि वो 4th था। ठीक है ना। तो आज हम 5th स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन में, और जो अपना 5th लेक्चर होगा इसमें हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा हम आपसे एक दो चीजें बता दें। इसमें हमें जरूरत पड़ती है और वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी का एक दूसरा नाम भी है, और वो क्या है? वो है चार्ज पर यूनिट एरिया। लीनियर चार्ज डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है ये क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं कैसे? सिग्मा से। ठीक है। अब जैसे समझिए इस चीज को कि ये मान लीजिए कोई शीट है, कंडक्टर है, इस पर हमने चार्ज कितना दे दिया? इस कंडक्टर पे चार्ज दे दिया Q, और इसका जो एरिया है ये क्या है? A। तो अगर हम आपसे कहें कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, तो ये होता है नेट चार्ज अपॉन टोटल एरिया। ये होता है अपना। ठीक है। नेट चार्ज अपॉन टोटल एरिया। नेट चार्ज क्या है यहाँ पे? Q, और टोटल एरिया क्या है? A। Q अपॉन A। कूलम पर मीटर स्क्वायर या कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, स्टेट कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी बेटर लगे वो होगा। ठीक है ना। अब मान लीजिए इसमें हमने सेलेक्ट किया केवल इतना एरिया, इतना एरिया। ये जो एरिया है ये क्या है? A1। और इसमें जो चार्ज Q है, जिस तरह चार्ज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है इनटू लेंथ, उसी तरह यहां पर भी चार्ज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। ये हो जाएगा। ठीक है ना। ये कंडीशन बनेगी अपने पास। अब आपको दूसरे तरह से भी समझा सकते हैं कि अगर ए एरिया में चार्ज Q है तो यूनिट एरिया में क्या होगा? Q अपॉन A। तो फिर A1 एरिया में क्या होगा? Q अपॉन A इंटू A1। यही होगा। तो A1 जो है, A1 एरिया में कितना चार्ज है? Q। तो Q इक्वल टू Q अपॉन A क्या है? सिग्मा इंटू A1। तो आ गया चार्ज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया। बिल्कुल वैसे ही है जो हम लोगों ने कल किया था, चार्ज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है। तो ये तरीका होता है। ठीक है। तो चाहो तो स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। लेट a spherical conductor of radius capital R, let a spherical conductor of radius capital R having surface charge density sigma, having surface charge density sigma, consider a concentric spherical Gaussian surface, consider a concentric spherical Gaussian surface of radius small r and a small segment of area vector dA and
a small segment of area vector dA at the Gaussian surface, इतना है। ठीक है, तो चलिए हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। हेडिंग फिर रिपीट कर दें, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का। कौन सा था? फर्स्ट डिडक्शन, सेकंड लाइन चार्ज, और ये थर्ड है। थर्ड अपना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और कंडक्टर। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहां से ये अपने पास एक कंडक्टर है जिसका रेडियस r है। ये और ये जो है ये क्या है? इसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इस पर की सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका सिग्मा है। अब मान लें कि टोटल चार्ज क्या है इस पर? Q। अच्छा, एक कॉन्सेंट्रिक है गॉसियन सरफेस भी r रेडियस का। तो यहां पे एक छोटा सा हमने सेगमेंट ले लिया और ये जो सेगमेंट है क्या है? dA। बताने की जरूरत नहीं कि ये हमेशा क्या होगा? सरफेस पर परपेंडिकुलर। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकलेगी और हमने मान लिया यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये हमेशा कंडक्टर के क्या होती है? परपेंडिकुलर। हमने उसमें किया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी में। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज इंक्लाइंड परपेंडिकुलर एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, परपेंडिकुलर होगी तो स्फीयर के सेंटर से इस लाइन पास करेगी अगर वापस प्रोड्यूस करें तो, और इसका सेंटर और गॉसियन सरफेस का सेंटर क्या है? सेम। इसका मतलब ये जो लाइन जाएगी गॉसियन सरफेस पर भी क्या होगी? परपेंडिकुलर। कहानी वहीं आ गई कि थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास है। अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्या हो जाएगा? जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट dA। Q क्या होगा? सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। जो Q है वो क्या होगा? सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन। A डॉट B AB कॉस थीटा, तो यहां से हम यूज कर सकते हैं E डॉट dA इक्वल टू क्या होगा? E dA कॉस थीटा यानी कॉस 0 इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन। तो E को बाहर करते हैं और ये हो गया dA कॉस 0 1 सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन। थोड़ा सा यहां पर आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। कैसे? ये समझिए। E इंटू dA, dA कहां पर है ये बताइए? गॉसियन सरफेस पे। dA जो है ये गॉसियन सरफेस पर, तो इसका पूरा एरिया क्या होगा? अच्छा, गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है? स्मॉल r। तो इसका जो एरिया होगा ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये जो एरिया है ये होगा 4 पाई r स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है वो किसका एरिया है? जहां पे चार्ज है, और चार्ज किस पर है? स्फीयर पे। तो चार्ज स्फीयर है तो एरिया किसका होगा? स्फीयर का एरिया होगा। ठीक, बस ये आपको समझना है। ये जो dA है ये गॉसियन सरफेस पर है तो उसका एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर। इस सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया,
चार्ज निकाल रहे हैं, तो चार्ज कहां पर है, स्फीयर पे, तो इसका एरिया 4πr² होगा और ये यहां से कैंसिल हुआ और ई की जो वैल्यू आई ये आ गई सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट r² ठीक है। अब सिग्मा कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो ई क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ये कब है, जब r ग्रेटर देन r है, मतलब हम कहां पर हैं, आउटसाइड, आउटसाइड के केस में है। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको बताएं, अगर हम बात करें एट द सरफेस, अगर सरफेस की बात करें तो धीरे धीरे इसको कम करते जाइए, कम करते जाइए, कम करते जाइए आप, और आप आ गए यहां पे सरफेस पे। जो ही आप सरफेस पर आए, तो सरफेस पर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर किसके इक्वल होगा, कैपिटल आर, ठीक है। तो ई की जो वैल्यू आएगी ये क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r²/r², यानी ई की जो वैल्यू आई ये आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यानी ई जो होगा यहाँ पे कांस्टेंट एंड मैक्सिमम होगा। कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि आप इस पर कहीं भी जाओगे तो हमेशा वही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि देखिए आप धीरे धीरे इसके पास चलते जा रहे हैं, तो आर की वैल्यू कम हो रही है, आर कहां पर है, डिनोमिनेटर में, तो अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज होगी। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अब अगर अंदर हम चले गए तो आर तो और कम हो जाएगा, लेकिन अब गुंजाइश नहीं है, कम होते होते ये मैक्सिमम हो गया। अब इसके अगर अंदर जाएंगे तो कंडक्टर में जो चार्ज है वो कहां पर है, आउटसाइड, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कौन करता है, चार्ज। तो अगर हम चले जाएं इनसाइड, इनसाइड द स्फीयर, तो स्फीयर के अंदर जाएंगे तो आर हमारा क्या होगा, लेस देन आर, और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है हमारे पास, 0, ठीक है। तो अब इसका अगर थोड़ा सा हम ग्राफ यूज करें, तो हम कैसे करेंगे, ये देखिए, टोटल 3 केसेज हैं। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस क्या है, ई हमारा क्या है, 0, व्हेन आर लेस देन आर, यानी हम इनसाइड हैं। स्मॉल आर तो वेरिएबल है और कैपिटल आर क्या है, फिक्स है, ठीक है। सेकेंड केस, ई जो हमारा है ये है कांस्टेंट एंड मैक्सिमम, कब, जब r इक्वल टू आर है, या एक तरह से कह सकते हैं एट द सरफेस। और जो थर्ड केस है, ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, r²। तो ये कब है, r ग्रेटर देन r, मतलब कहां पे, आउटसाइड। ये जो है ना वो कहां के लिए है, इनसाइड, r लेस देन r इनसाइड, r इक्वल टू r एट द सरफेस, एंड r ग्रेटर देन r आउटसाइड, ठीक है। एक दो और थोड़ा सा ग्राफ में पहले बताया हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दूं, ग्राफ ड्रॉ करने से पहले तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। यहां पे देखिए,
जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देखो इस लाइन पे हम कहीं भी जाएंगे एक्स एक्सिस पे, तो यहां पे क्या होगा, y इक्वल टू 0। वाई एक्सिस पर आप कहीं भी चले जाओ तो क्या होगा, x इक्वल टू 0, ये होगा। अच्छा इसमें एक चीज और आता है, अगर मान लो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, तो ये जो ग्राफ आता है ये कुछ ऐसे आता है। और अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, तो यही ग्राफ जो है ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। अगर इसी में y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आगे हम डिस्कस करेंगे डाइपोल के केस में, क्या कर चुके हैं, y और x, तो काफी हद तक ऐसे होता है। आता है समझ में, ये चीजें बैंड होती चली जाती हैं अंदर की तरफ। ठीक है, अब हम आते हैं यहां पे, मान लीजिए कि ये क्या है अपना स्फीयर, इस स्फीयर का जो रेडियस है वो है कैपिटल R। ये है R और ये है E। ठीक है, हमें क्या करें, यहां से लाइन ड्रॉ कर दें। ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। जब ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो आप समझिए, ये जो R है वेरिएबल है, इसके अंदर है तो ये कौन सा पोर्शन है, R लेस देन R। इस लाइन पर है तो इसका मतलब R इक्वल टू R, और बाहर की तरफ है तो क्या होगा, R ग्रेटर देन R। ठीक है, अब समझिए इस चीज को, जब R लेस देन R है तो E इक्वल टू क्या है, R लेस देन R में इक्वल टू 0। बिल्कुल वही कंडीशन है जैसे कहते हैं ना, x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस पर, y इक्वल टू 0 x एक्सिस पे, है ना। उसी तरह से अगर हम देखें E और R के लिए, इस E और R के लिए देखें, ये जो R है तो E एक्सिस पर क्या होगा, R0, R एक्सिस पर क्या होगा, E0, और हमें क्या चाहिए, E इक्वल टू 0। E इक्वल टू 0 कब तक, जब R लेस देन R, यानी कि E एक्सिस पे R0, R एक्सिस पर E0। ठीक है, तो यहां पर क्या है, E0 है, मतलब हम कहां रहेंगे, R एक्सिस पे। कहां तक रहेंगे, जब तक R इस R से लेस है, यानी कि R एक्सिस पर रहेंगे तो R एक्सिस पे E0, E एक्सिस पे R0, X एक्सिस पे Y0, Y एक्सिस पे X0। सेम रिपीट करो, जैसे यहां पे मैंने कहा ना, Y एक्सिस पे X0, X एक्सिस पे Y0, उसी तरह अगर E और R एक्सिस है, X Y ना होके Y एक्सिस पर E है और X एक्सिस पे R है, तो E एक्सिस पे R0, R एक्सिस पे E0। अब देखो R0 तो कहीं है नहीं, R0 तो सेंटर पर ही है, तो यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन E0 कब है, R एक्सिस पे, और ये कब है, जब R लेस देन R, और ये जो पोर्शन है वो R लेस देन R है, तो ये ऐसे होगा। सरफेस पर आके R इक्वल टू R पे क्या है, कांस्टेंट एंड मैक्सिमम, तो सरफेस पर ये हो गया। ठीक है, और सरफेस के बाद देखो ये पोर्शन लेस देन 0 हो गया, ये पोर्शन क्या है, R ग्रेटर देन R, तो इस केस में क्या है, y इक्वल टू 1/x स्क्वायर का ग्राफ, यानी कि ये ग्राफ बन जाएगा ऐसे। यानी E क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया जो गॉस लॉ का ये एप्लीकेशन है। अब एक काम करते हैं, इसका न्यूमेरिकल्स और कुछ चीजें और है जो कल डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, छोटा लेक्चर था, मैंने आपको पहले ही कहा था। ठीक है, ओके, थैंक यू।